राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज हम टॉपिक चल रहा है आपका लोहाती धातु वाला उधातु प्रकरण। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं तो हमसे सोचा है कि 4 वीडियो में से कवर करेंगे। ठीक है, तो 2 वीडियो आ चुकी हैं, 4 या 5 में। ठीक है, तो संस्कृत नाम क्या है ताम्र का? ताम्र से शुरू करते हैं। तो ताम्र का संस्कृत नाम ताम्र ही है। ठीक है, और हिंदी में नाम तांबा है। ठीक है, इंग्लिश नेम कॉपर है, लैटिन नेम क्यूप्रम है, सिंबल Cu है, विगुण क्या है 8.95 से 9, काठिन्य क्या है 2.5 से 3, परमाणु बंधता क्या है 2, परमाणु संख्या क्या है 29। ठीक है, परमाणु भार क्या है 63.54। ठीक है, द्रव्यांक क्या है 1804 सेल्सियस। ठीक है 1084। ठीक है, क्वांग क्या है 2310 सेल्सियस। ठीक है, पर्याय देखो क्या है इसके, ताम्र है, शुल्व है, रक्तक है, मिलेश, वक्त्र है, नेपाली है, त्र्यंबक है, सूर्यलोह है, त्रवाष्ट है, अर्क है, भानुलोह है, रविलोह है, उष्णांशु है, श्रेष्ठांशु है, दुष्ट है, अम्बक है, उदुम्बर है, अरविंद है, सूर्यांग है, लोहिताइस है, रवि प्रिय है, भास्कर और ताम्रक, ये सभी ताम्र के पर्याय हैं। सूर्य के सभी पर्याय ताम्र के व्यवहार होते हैं। पौराणिक कथा क्या है? पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिकेय का शुक्र पृथ्वी पर गिरा, वह ताम्र हो गया। ठीक है, चंद्रमा का शुक्र जब गिरा था तो वो रजत हो गया था, और पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिकेय का शुक्र जब पृथ्वी पर गिरा तो वो क्या बन गया? ताम्र हो गया। ठीक है, रस कामधेनु के अनुसार शुक्ल यानी कि ताम्र की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। ठीक है, रस कामधेनु के अनुसार किससे हुई है? ताम्र की उत्पत्ति सूर्य से। इतिहास क्या है? ताम्र का परिचय भारतीयों को अति प्राचीन काल से वेदों में ताम्र का उल्लेख किया गया है। चरक काल में ताम्र विष के प्रभाव का ज्ञान था। ठीक है, उसके बाद अब देखो ताम्र परिचय, ये कैसा होता है? चमकीला होता है, रक्त वर्ण की धातु है, ठोस पीटकर इसके बेहद पतले चद्दर बनाए जाते हैं तथा इसके बहुत पतली तार भी बनाई जाती है। कॉपर वायर्स आती हैं। ठीक है, ताप और विद्युत की चालकता में चांदी के बाद इसी धातु को स्थान मिला है। विद्युत वाहक तार के लिए शुद्ध ताम्र का उपयोग किया जाता है। वातावरण में जलवाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड की ताम्र पर बहती शीघ्रता से प्रक्रिया करती है, तभी तो कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड बहुत जल्दी बन जाते हैं, जिससे इसी सतह हरापन लिए काली पड़ जाती है। ताम्र का बेसिक कार्बोनेट बन जाता है जो अम्ल द्रव्यों से रगड़ने पर निकल जाता है। ताम्र को खुली हवा में गर्म करने पर इसी सतह पर काले से लाल रंग का आवरण चढ़ जाता है। तो ताम्र और ऑक्साइड का यौगिक है। शुद्ध ताम्र पर वानस्पतिक अम्ल को कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, किंतु इसके ऑक्साइड आवरण शीघ्रता से उसमें घुल जाते हैं। सांद्र गंध कामला में ताम्र को घुलने से तृतीय में बदल जाता है। ताम्र अथवा ताम्र के यौगिक में निर्धूम अग्नि पर गर्म करने से सुंदर नीले और हरे वर्ण की ज्वाला उत्पन्न होती है। इसके द्वारा ताम्रयुक्त द्रव्य की पहचान की जाती है। यह पानी के 9 गुना भारी तथा ताप से एवं विद्युत का उत्तम वाहक होता है। यह नाइट्रिक एसिड में पूर्णतः घुल जाता है, नीला हरा रंग छोड़ता है। यह सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा मृत हो जाता है। ठीक है, यह प्रकृति में युक्त प्राप्ति स्रोत क्या है? नेटिव और खनिज के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि मुक्त और खनिज के रूप में प्राप्त होता है। मुक्त ताम कैसा होता है? बहुत ही कम मात्रा में अमेरिका तथा सल्वेरिया आदि स्थानों पर पाया जाता है, विशेषकर ये खनिजों के में प्राप्त होता है। इसके खनिज सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में इसके गंधक सल्फाइड यौगिक खनिज ही हैं। मुक्त ताम्र क्या है? नेटिव कॉपर जैसे लगभग शुद्ध हो जाता है, किंतु कई बार इसमें अल्प मात्रा में रजत, सोमल, विस्पत, एंटीमनी पाया जाता है। यानी कि क्या? क्यूपर पायराइट पाया जाता है, कैल्सोक्लाइड पाया जाता है, क्यूपरस ऑक्साइड। ठीक है, ये सब पाया जाता है। तो ये तो आपको पता ही है।
ठीक है। उसके बाद प्राप्ति स्थान आपको पता चल गया कि खनिजों के मुक्त खनिज होता है तो अमेरिका वगैरह से पाया जाता है, और भारत में यह बिहार के सिंहभूमि और हजारीबाग जिले में राजस्थान के खेतरी माइंस में प्रमुख रूप से पाया जाता है। जितने भी लोहादी धातु हैं वो ज़्यादातर राजस्थान से पाई जाती हैं, ठीक है। ताम्र के वर्ण के आधार पर देखो, रक्तवर्ण और कृष्णवर्ण, जो रसावरण ने दिया वो कृष्णवर्ण का था, ठीक है। इसमें रक्तवर्ण श्रेष्ठ होता है और कृष्णवर्ण हिल्यास कहा गया है, ये कहा गया है। प्राप्ति के आधार पर नेपाली नेपालक ताम्र तथा मिलैक्षक ताम्र, इसमें नेपाली ताम्र श्रेष्ठ तथा मिलैक्षक ताम्र कैसा है माना जाता है। ग्राह ताम्र के लक्षण क्या है, नेपाली ताम्र के लक्षण क्या है, जो ताम्र स्निग्ध मुलायम का लाल वर्ण का, हथेली से आघात न टूटने अथवा विदर्द होने वाला, भारी और धोने पर काला न पड़ने वाला हो, वह ताम्र नेपाली ताम्र होता है। ये गुणों में श्रेष्ठ होता है और यह ताम्र ग्राह होता है। अग्राह ताम्र देखो यानी कि मिलैक्षक ताम्र, जिस ताम्र की चमक सफेद काली और लाल हो, जिसमें कोई खाद्य पदार्थ कुछ समय तक रखकर खाने पर वमन करता हो, अत्यंत कठोर हो, धोकर साफ करने से कुछ देर बाद ही पुनः काला पड़ जाए, उसे मिलैक्षक ताम्र कहते हैं। यह ताम्र अग्राह माना जाता है। सफेद सा काले लाल वर्ण का, भार में हल्का, हथौड़े पर आघात होने पर टूटने वाला, खुरदरा पत्थरों में युक्त ताम्र को रसकर्म के लिए त्याजत माना जाता है। ताम्र का 8 विशेष दोष क्या है, ब्रह्म, मूर्छा, विदा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ताम्र के 8 विशेष दोष क्या क्या होते हैं। तो देखो, ब्रह्म, मूर्छा, विदाह, स्वेद, क्लेद, वांति, अरुचि और चित्त संताप, ठीक है। ये ताम्र के विष के समान 8 विष दोष का है। कहा गया है कि ताम्र के समान दूसरा विष नहीं है, विष में एक ही दोष होता है जो खा लेने वाला व्यक्ति को मार डालता है, जबकि ताम्र एक साथ विष के समान 8 विष दोष होते हैं, ठीक है। ताम्र शोधन की आवश्यकता, अशुद्ध ताम्र का सेवन आयु, कांति, वीर का बल का नाश करता है। वमन, मूर्छा, भ्रम और उत्क्लेश का कुष्ठ एवं शूल को उत्पन्न करता है। उत्क्लेश, विरेचन, भ्रम, उन्माद, दाह और मोह आदि ताम्र से उत्पन्न होने वाले भयंकर दोष है, किंतु शोधन करने लेने पर यह दोष नष्ट हो जाते हैं तथा रसबीर विपाक अमृत तुल्य हो जाता है। अतः ताम्र का सम्यक रूप से शोधन एवं मारण करना चाहिए। ताम्र शोधन क्या है, ताम्र को प्रतप्त कर तेल, तक्र, गौमूत्र, आर्नल और कुलथत का आत्मिक क्रमशः 7 बार बुझा लेने से ताम्र की सामान्य शुद्धि हो जाती है। इससे ताम्र के दोष निवृत्त हो जाते हैं। विशेष शोधन क्या है, ताम्र पत्र पर नींबू स्वरस से मर्दित सैंधव लवण का लेप पत्र में को अग्नि पर रक्त प्रतत कर निड्डूगुंडी के सरस में बुझाएं। इस क्रिया का 8 बार करने से ताम्र शुद्ध हो जाता है। इसी तरह अर्क दुग्ध मिश्रित सैंधव का ताम्र पत्र पर लेप कर अग्नि में तपाकर 7 बार निर्गुंडी पत्र के स्वरस में बुझा लेने से ताम्र शुद्ध हो जाता है। नींबू स्वरस में मर्दित सैंधव का ताम्र पत्र पर लेप करने से प्रतत अम्ल कांजी में 8 बार बुझा लेने से ताम्र शुद्ध हो जाता है। ताम्र पत्र अथवा ताम्र के चूर्ण में डोला यंत्र विधि से गौमूत्र 1 पहर तक यानी कि 3 घंटे तक कड़ी आंच देने से स्वेदन कर लेने से ताम्र क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ताम्र का मारण देखो, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की कंजली में जम्बुरी नींबू के स्वरस में घोटकर लेप कर लेने से पतले शुद्ध ताम्रस पर इसका लेप कर सुखा लेने से तत्पश्चात इन पत्रों की शराब संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में फूंक लेने से इस प्रकार 3 बार पुट दे लेने से ताम्र की भस्म बन जाती है। इस विधि से में प्रमुख पुट में ही ताम्र इतना भंगुर हो जाता है कि उसे आसानी से मर्दन किया जा सकता है। इस ताम्र चूर्ण के चतुर्थांश कंजली मिलाकर जंबीर नींबू के स्वरस में मर्दन करने से टिकिया बना लेने से पुट देने से इसी प्रकार की क्रिया 30 बार करें। इस विधि द्वारा मारित ताम्र को दोष मुक्त करने के लिए ताम्र बस को नींबू आदि किसी भी अम्ल रस से मर्दन कर गोला बनाकर इसे सूरण कंद के मध्य कर रख सूर के चारों ओर 1 अंगुष्ठ मोटी मिट्टी का लेप कर सुखाकर गजपुट की अग्नि में फूंक दें। ठंडा हो जाने पर सावधानी पूर्वक भस्म को प्राप्त कर यह भस्म सभी दोषों को मुक्त एवं सभी दोषों का नाश करने वाला हो जाता है। यह वांति, भ्रांति, विरेचन आदि विकारों को कदापि उत्पन्न नहीं करता। संभाग शुद्ध ताम्र चूर्ण और हिंगुल को नींबू रस में घोटकर टिकिया बना सुखाकर डमरू में पकाए ऊपर के पात्र लगे हुए पारद को सावधानी पूर्वक प्राप्त करें। नीचे के पात्र में स्थित ताम्र में संभाग शुद्ध गंधक मिला नींबू के रस में मर्दन कर टिकिया बनाकर सुखा लेने से शराब संपुट में रख संधि बंधन कर अर्ध गजपुट की अग्नि में पाक करें। इस तरह पुट को दे देने से वांति, भ्रांति आदि सभी दोषों से रक्त ताम्र भस्म बन जाती है। पतले ताम्र
पतले ताम्ररस को प्रथम गौमूत्र, तो क्या है कि इस तरह 2 पुट दे देने से वांति भ्रांति आदि सभी दोषों से रहित ताम्र भस्म बन जाती है। फिर क्या है, पतले ताम्रपत्र को प्रथम गौमूत्र में 5 याम अच्छी यानी कि 15 घंटे तक क्या करेंगे, अच्छी प्रकार स्वेदन करें। अब इस ताम्रपत्र पर आम्रपर्णी यानी कि चागेरी के कल का लेप कर दे। इसे सुखाकर एक मिट्टी में हांडी ताम्रपत्र की उद्धव आदि द्विगुण गंधक की कंजली रखकर ताम्र के समान भाग पारद तथा 2 भाग गंधक से निर्मित कंजली के बची बीचों बीच ताम्रपत्र को रख हांडी के मुख को बंद कर अग्नि पर चढ़ा ले। 1 याम यानी कि 3 घंटे तक कड़ी आंच पर देकर पकाए। स्वांगशीत होने पर हांडी का मुख खोलकर हांडी के तल से ताम्र भस्म को प्राप्त कर ले। इस विधि से हमारे ताम्र यह देख लेना चाहिए कि सम्यक रूप से ताम्र की भस्म हो गया है अथवा नहीं। क्या हम इस विधि से क्या देख लें कि इससे सम्यक रूप से भस्म बन गई है या नहीं। यदि सम्यक भस्म नहीं बनी हो तो भस्म को चंगेरी स्वरस की भावना देकर टिकिया बनाकर सुखाकर क्या करेंगे, शराब संपुट में बंद करके भस्म होने तक पुट देते रहें। इसे सुंदर ताम्र का भस्म बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या कि 10 पल शुद्ध ताम्र चूर्ण और 20 पल शुद्ध गंधक लेकर दोनों को एकत्र खूब मर्दन कर संपुट में बंद कर संपुट का संधि बंधन कर सुखा लें। इस संपुट को बालुका यंत्र में बालुका के मध्य 24 घंटे तक अग्नि में पकाएं। यंत्र के स्वांगशीत हो जाने पर संपुट को निकालकर उसे खोल ताम्र को निकाल लें। उसे खरल में समान भाग गंधक के अच्छी तरीके को घोटकर समुद्र पुनः संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में फूंक दे। इस प्रकार 3 पुट देने से ताम्र का भस्म हो जाता है। इस भस्म को अंजन आदि ब्राहा प्रयोग के उपयोग में लाना चाहिए। शुद्ध ताम्र चूर्ण 1 भाग, शुद्ध पारद 1 भाग, ये 4th विधि है। ठीक है, शुद्ध गंधक 1 भाग, शुद्ध मनशिला 1/4 और शुद्ध हड़ताल 1/4 भाग लेकर प्रथम पारद गंधक की एकत्र कंजली बना लें। अब इसमें ताम्र चूर्ण मिलाकर अच्छी तरह मर्दन कर क्रमशः मनशिला और हड़ताल का चूर्ण मिलाकर घृत कुमारी स्वरस से अच्छी तरीके से मर्दन कर सुखा लें। इसे संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में फूंक लें। इस प्रकार ताम्र की भस्म होने तक पुट दें। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, हमने इनमें ताम्र को छोड़कर बाकी सबको एकत्र खरल में डालकर खूब अच्छी तरह मर्दन कर कंजली बनाकर आचार्य सोमनाथ ने इस पाक के लिए गर्भ यंत्र का विधान किया है। ठीक है, कौन सा यंत्र बताया है, ये पीजी के लिए इम्पोर्टेंट है कि आचार्य सोमनाथ ने किसका प्रयोग बताया है, गर्भ यंत्र का विधान बताया है। अतः इस हेतु एक मिट्टी के पात्र में क्रमशः कंजली, उसके ऊपर ताम्र का तनुपत्र, पुनः कंजली, उस पर ताम्रपत्र तनु क्रम से रखकर ऊपर से ताम्रपत्र को पूरी तरह कंजली से अक्षपापित कर दें। अब इस पात्र को मुख से संधिबंधन कर 1 पहर तक कड़ी आंच पर रखकर पाक करें। ठीक है, क्या करेंगे, हम इसे पाक करेंगे। तत्पश्चात स्वांगशीत हो जाने पर पात्र को संधिबंधन कर खोलकर ताम्र भस्म को निकालकर उसके सूक्ष्म चूर कर रख लें। उपरोक्त विधि को किंचित परिवर्तित करें। यदि ताम्रपत्र के स्थान पर शुद्ध ताम्र का बारीक चूर्ण किया जाए तो सर्वप्रथम उस ताम्र को शुद्ध पारद के अच्छा प्रकार मर्दन कर नवनीत के समान पिष्टी बनाकर फिर उसमें गंधक, हड़ताल एवं मनशिला को उपरोक्त प्रमाण में डालकर अच्छी प्रकार कंजली बनाकर उसे कूपी पक्व से पाक कर लिया जाए तो कूपी पक्व के तल भाग में ताम्र भस्म तथा ऊर्ध्व भाग में लगे पारद, गंधक, हड़ताल और मनशिला का यौगिक भी प्राप्त हो जाता है। इस विधि में पारद आदि द्रव्यों का क्षय नहीं होगा। तल भाग से प्राप्त ताम्र भस्म को अच्छी प्रकार मर्दन कर रख ले। ठीक है, अब इसके अमृतीकरण की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका अमृतीकरण। ओके, तो अमृतीकरण क्या है कि लोहादी धातु के मारण कर लेने पर उसमें जो कुछ दोष अवशिष्ट रह जाता है उसे दूर करने के लिए भस्म का जो संस्कार किया जाता है उसे अमृतीकरण कहते हैं। ठीक है, हम दोष को दूर करने के लिए, जो बचा हुआ दोष है उसको दूर करने के लिए जो भी विधि विधान करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा अमृतीकरण कहलाता है। उसके बाद ताम्र भस्म का अमृतीकरण क्या होता है, ताम्र भस्म का आधा भाग गंधक मिला पंचामृत से, पंचामृत यानी कि जो पंचामृत हिंदू लोगों को ज़्यादा पता होगा क्योंकि उनमें बनता भी है। क्या होता है, दूध लिया जाता है, दही लिया जाता है, घृत लिया जाता है, शर्करा और मधु लिया जाता है। ठीक है, ये 5 चीज़ें लेके मर्दन कर चक्रिका बनाकर सुखाकर रात संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में फूंक दे। इस प्रकार 3 पुट दे देने से ताम्र भस्म 8 दोषों से रहित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका क्या है, 1 भाग ताम्र भस्म में आधा भाग शुद्ध गंधक मिला, नींबू
कुमारी स्वरस से घोटकर गोला बनाकर सूरणकंद के मंदिर रखकर ऊपर से कपड़ा छन मिट्टी कर सुखाकर गजपुट की अग्नि से फूंक देने से सुरक्षित होने पर सावधानी पूर्वक सूरणकंद के मध्य में रखे गए ताम्र भस्म को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है कि ताम्र भस्म को कुमारी स्वरस की भावना देते हुए वराहपुट में 5 पुट दे देने से ताम्र भस्म 8 दोषों से मुक्त हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ताम्रभस्म का वर्ण। ताम्रभस्म कृष्ण वर्ण का होता है। ये कई बार श्वेत वर्ण का बहिर्कंठ प्रद भी देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ताम्र भस्म की परीक्षा। तो वार्तिकार निष्कंद रेखापूर्ण आदि भस्म की सामान्य परीक्षा होती है कि हम अंगूठे और उंगली के बीच में रेखा को ऐसे मसल के देखते हैं तो क्या होता है कि हमारी उंगली के बीच में जब वो रेखाओं में घुस जाती है तो वो भस्म कैसी होती है, उत्तम मानी जाती है। ठीक है। तो अतिरिक्त ताम्र भस्म को खट्टी दही में डालकर कुछ देर छोड़ देने पर दही का रंग यदि नीला पड़ जाता है तो ऐसा भस्म दोषयुक्त माना जाता है। तो एक ये भी है कि वो तो नॉर्मल भस्मों की परीक्षा तो वही है, लेकिन ताम्र भस्म को अगर हम दही में डाल देते हैं तो खट्टेपन के कारण क्या होता है, जो दही होता है वो नीला पड़ जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा कि ताम्र भस्म के गुण क्या है। ताम्र भस्म रस में तिक्त, कषाय कटु एवं मधुर, विपाक में मधुर, वीर में उष्ण होती है। यह सारक, लघु लेखन, रोपण, नेत्र के लिए हितकारक, दीपक, उद्वार शोधक तथा पित्त, कफ, विष, उदर, आम, कृमि, स्थौल्य, अर्श, क्षय, पांडु रोग, कुष्ठ, काश, श्वास, पीनस, अम्लपित्त, शोथ, शूल तथा यकृत, प्लीहा और ग्रहणी रोगनाशक है। ये क्रंचित ग्रहण करने वाला होता है। सोमनाथी ताम्र भस्म का तत्वनाशक तत्द्रोगनाशक अनुपान भेद से सेवन करने से परिणाम शूल, उदर रोग, शूल, पांडु रोग, ज्वर, गुल्म, प्लीहा, यकृत, क्षय, अग्निमात, प्रमेय, अर्श, संग्रहणी आदि अनेक शीघ्र और निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो ताम्र भस्म की मात्रा 1/8 रत्ती से 1 रत्ती तक रोगी के बलाबल एवं काल आदि का विचार कर सेवन करना हेतु देनी चाहिए। अनुपान क्या है, तद्रोग नाशक वनस्पतियों के स्वारस, चूर्ण, क्वाथ एवं शहद के सेवन करना चाहिए। मात्रा क्या है, 2 वल्ली प्रमाण में, लेकिन रस रत्न समुच्चय ने किया है, किंतु वर्तमान में यह मात्रा अधिक प्रतीत है। अतः वर्तमान में अधिक मात्रा 1/2 रत्ती से 1 रत्ती तक ही उचित है। ताम्रभत सेवन से उत्तम विकार की शांति, धनिया के स्वरस अथवा क्वाथ में मिश्री मिलाकर 3 दिन पिलाने से ताम्र भस्म के उत्पन्न उपद्रव की शांति हो जाती है। मुनि व्रीहि को पीसकर मिश्री के साथ पीने से ताम्रभस्म सेवन उपद्रव शांत हो जाते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, अरोग वर्धनी वटी, कांचना नाभरस, गुल्म, काम्बा नलस, चंदामृत, ताम्र परपटी, त्रिविक्रम रस, नित्यादि रस, पंचामृत परपटी, लक्ष्मी विलास रस, हृदय आवरण रस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोहा। ठीक है। हम लोहे की बात करें तो लोहा क्या होता है, लोहा देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लौह धातु। तो लौह धातु क्या होती है, लोह का जो संस्कृत नाम है वो लोही है या अयस। ठीक है। उसके बाद आपका हिंदी नाम क्या है, लोहा है। अंग्रेजी नाम आयरन है। लैटिन नाम फेरम है। ठीक है। संकेत क्या है, Fe, यानी कि जिसका केमिकल फॉर्मूला वो क्या है, Fe। आपेक्षिक घनत्व ठीक है कितना है, 7.8। ठीक है। परमाणु भार कितना है, 55 है। परमाणु संख्या क्या है, 26 है। परमाणु बंध क्षमता क्या है, 2.3 है। द्रवांक क्या है, द्रवणांक क्या है, 1533 सेल्सियस। उसके बाद क्या है, क्वांथनांक क्या है, 2450 सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट देखो आप पर्याय। पर्याय क्या है, अयस, कालियम, शस्त्रलोह, तीक्ष्णक लोह, सारलोह आदि। ठीक है। नेक्स्ट देखो उत्पत्ति क्या है इसकी, पौराणिक मान्यता के अनुसार लोहे की उत्पत्ति साक्षात कालमूर्ति यमराज से हुई है। लोहे की उत्पत्ति किससे हुई है, कालमूर्ति यानी कि हमारे जो यमराज मृत्यु के देवता हैं उनसे हुई है। देव दानव युद्ध में लोहासुर दैत्य का अंग कटकर पृथ्वी पर जहाँ गिरा वहाँ लोहे की उत्पत्ति हो गई। ऐसा भी माना जाता है कि लोहासुर राक्षस था तो उसके साथ देवताओं का युद्ध हो रहा था, तो क्या हुआ उनके साथ युद्ध में जो जहाँ उस राक्षस का क्या
गिरा, जो उसका अंग जहाँ जहाँ कट के गिरे वहाँ क्या हो गया, लोहे की उत्पत्ति हो गई। संभवतः ये ज्ञान के विकास के क्रम में स्वर्ण, रजत, ताम्र के बाद लोहे का ज्ञान लोगों को हुआ, ऐसा विद्वान मानते हैं। लोहे के व्यापक उपयोग के कारण वर्तमान युग को लोह युग की संज्ञा दी गई है। इस लोहे का ज्ञान भारतीयों को अत्यंत प्राचीन काल से वैदिक साहित्य में लोहे का अनेक बार उल्लेख मिलता है। सुरक्षा हेतु लोहे के हथियार से लेकर जीवन में व्यवहार के अनेक साधन सामग्री के निर्माण उपयोग बढ़ता चला जा रहा है। उत्तम कोटि के लोह प्राप्ति का ज्ञान भी विकसित होता जा रहा है। परिचय क्या है? लोहा साधारण हल्के भूरे रंग की चमकीली धातु है। लोहे पर वातावरण का ऑक्सीजन एवं जल वाष्प का बड़ी तेजी से प्रभाव पड़ता है, जिससे इसे जल्दी जंग लग जाती है। इसी कारण यह धातु अधिक समय तक शुद्ध रूप में नहीं रह पाता। लोहे की सतह को खूब साफ कर सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखने से उसका पृष्ठभाग दानेदार दिखाई देता है। साधारण लोहे से शुद्ध लोहे के परमाणु के अतिरिक्त सल्फराइट, आयरन कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड, मैग्नीज, फॉस्फोरस आदि अनेक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनका कारण लोहे के गुणों में अंतर पाया जाता है। शुद्ध लोहा मजबूत, मृदु और आघात वर्धनीय होता है। प्रकृति में लोहा अत्यंतिक मात्रा में उपलब्ध होता है। प्रकृति के ऊपर सतह में प्रायः 4.2 लोहे का होता है। यह मुक्त स्वरूप का भी उत्कापति के कारण कई देशों में मिलता है, अन्यथा अनेक खनिजों में इसकी प्राप्ति होती है। लोहा खनिज वानस्पतिक तथा प्राणिज, रक्तज तीनों स्रोतों से उपलब्ध होता है। लोहे के प्रधान खनिज व्यापारी हेतु जिन खनिजों में लोहा प्राप्त किया जाता है वे निम्न है: गैरिक, इसके अतिरिक्त रक्त गैरिक, स्वर्ण गैरिक और पाषाण गैरिक का समावेश है। लोहे का ऑक्साइड फॉर्म है Fe2O3, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो पीले का कपिल वर्ण के गैरिक, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रे गैमेटोइड और लिमोनाइट 2Fe2O3.3H2O, यह भी लोहा और ऑक्सीजन का ही यौगिक है, किंतु इसमें जल एवं मिट्टी का भी कुछ अंश रहता है तथा ये दीवारों के रंगने के काम में लाया जाता है। मैग्नेटाइट Fe3O4, इसे चुंबक पत्थर या कांत लोहे के नाम से जाना जाता है। इसे चंबकीय गढ़ होता है। सिडेराइड यानी कि FeFCO3, इसे स्पेक्टिक आयरन और भी कहते हैं। ये लोहा कार्बोनेट लवण होता है। रौप्य माक्षिक क्या है? विमल एवं स्वर्ण माक्षिक कॉपर पायरेट, ठीक है। विमल है आयरन पायरेट और कॉपर माक्षिक है, स्वर्ण माक्षिक है CuFe2 FeSO2। ये तीनों लोहे के सलाइड यौगिक है तथा इनके अच्छा लोहा प्राप्त करना कठिन होता है। भारत में लोहा प्राप्ति का सबसे उत्तम, सस्ता एवं सुलभ खनिज गैरिक ही है, जिससे 35% से 80% तक 70% तक लोहा पाया जाता है। लोहा प्राप्ति के लिए इसे लकड़ी या पत्थर के कोयले के साथ ऑक्सीजन की उत्पत्ति में खूब गर्म किया जाता है, जिससे कार्बन ऑक्साइड के साथ मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल जाता है तथा लोह धातु भट्टी के अंदर ही अत्यधिक उष्णता से द्रवीभूत होकर भट्टी के तल में जम जाता है, ठीक है। ढलवा लोहे या पिग आयरन, ढलवा लोहा या पिग आयरन, ठीक है, याद रखना। ढलवा लोहा का दूसरा नाम क्या है? पिग आयरन है, पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है। या पिग आयरन को क्या कहते हैं? तो ढलवा लोहा भट्टी के तल भाग में एकत्रित तरल लोह द्रव को ढांचे में ढलकर विविध उपयोग सामग्री बना ली जाती है। इसे कास्ट आयरन या ढलवा लोहा कहते हैं। जब इसी के 3 फीट लंबे और 3 से 4 इंच लंबे टुकड़े डाले जाते हैं तब इसके पिग आयरन कहते हैं। ढलवा लोहा से 2 से 4% तक कार्बन का भाग मिलता है। यह कार्बन जब लोह में स्वतंत्र कार्बन कणों के रूप में रहता है तब लोहा भूरे रंग का दिखता है, किंतु जब कार्बन लोहे के साथ संयुक्त में रहता है तब रंग सफेद दिखता है। भूरे को ग्रे पिग आयरन तथा सफेद को व्हाइट पिग आयरन कहते हैं। ढलवा लोहा अत्यंत भूंगर होता है, यानी कि पिग आयरन कैसा होता है? बहुत ही भूंगर होता है। ये आघात वर्णीय नहीं होता। स्टील यानी कि फौलाद, इसे कहते नहीं, औलाद की औलाद कुछ ऐसे करके डायलॉग है, मुझे याद नहीं आ रहा है। इस लोहे को में भी की थोड़ा मात्रा में अशुद्धियों को हटा देने पर फौलाद यानी कि स्टील प्राप्त होता है। पिटवा लोहा, अब आया था ढलवा लोहा, अब आ रहा है पिटवा लोहा, ठीक है। उसके बाद अभी तो बहुत लंबा है, लोहा प्रकरण बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत लंबा है लोहा, बहुत ज़्यादा। छोटा करके समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
पिटवा लोहा, यदि लोहे में से संपूर्ण अशुद्धियों को हटा दिया जाए तो शुद्ध लोहा प्राप्त होता है, ये सबको पता है, जिसे व्यवहार में पिटवा लोहा या रॉट आयरन यानी कि WROUGHT रॉट आयरन कहते हैं। लोहे को शुद्ध करने के लिए एक विशेषता की भट्टी का उपयोग किया जाता है। उस भट्टी में शुद्ध गैरिक का लेप किया जाता है, फिर लोहे को रखकर तेज अग्नि की ज्वाला में गलाते हैं। ऐसा करने पर लोहे का कार्बन आदि अपद्रव्य गैरिक के ऑक्सीजन से मिलकर मैल के रूप में लोहे के पृष्ठभाग पर एकत्र हो जाता है, ठीक है, जिसे ठंडा करने पर ठोक पीट कर अलग कर दिया जाता है। पिटवा लोहा कठिन किंतु आघात वर्णीय होता है। इसका संगठन रेशम यानी कि फाइब्रस होता है। प्राचीन आचार्य ने पोगर शब्द से सूचित किया है। स्टील के निर्माण के लिए सैम में मैग्नीज, क्रोमियम, निकल, टंगस्टन इत्यादि धातुओं को किंचित मात्रा में लोहे में प्रविष्ट कराने के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लोहे से स्टील कैसा बनता है, तो कैसे बनेगा। क्वेश्चन है ये कि लोहे का स्टील में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो क्या है कि मैग्नीज, क्रोमियम, निकल, टंगस्टन इत्यादि धातुओं को किंचित मात्रा में लोहे में प्रविष्ट कराकर श्रेष्ठ और विशिष्ट गुण वाले को फौलाद प्राप्त होता है। निकल मिला हुआ स्टील अत्यंत कठिन तथा झटके को सह सकने वाला होता है, अतः इसके कवच और पुल आदि के सामान बनाए जाते हैं। इसी प्रकार क्रोमियम मिलाने पर यह अत्यंत कठिन हो जाता है। इससे पीसने पर मशीन, चाकू, छुरी, चम्मच आदि उपकरण बनाते हैं, इसमें जंग नहीं लगता। इसी तरह मैग्नीज मिला देने पर इसमें विशेष प्रकार का काठिन्य उत्पन्न हो जाता है। प्राचीन समय में इसके शिरस, त्राण आदि उद्योग मतलब जो युद्ध करने के लिए उपयोग शस्त्र थे वो बनाए जाते थे। विविध उत्पादक शीतल उष्ण जल की क्रिया से भी फौलाद में इच्छा अनुसार गुण परिवर्तन किया जाता है। इससे वज्र सदृश कांच को खुरचने वाला कठोर फौलाद तथा घड़ी के काम आने वाला बाल कामनी यानी कि हेयर स्प्रिंग भी बनाई जाती है। नेक्स्ट देखो क्या है, तो देखो कि लोहे के खनिज का प्राप्ति स्थान क्या होता है। तो लोहे के खनिज विश्व के सभी देशों में न्यूनाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह भारत में दक्षिण बिहार में सिंह भूमि में, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आदि जगहों पर पाया जाता है। लोहे के भेद देखो 3 होते हैं। कौन से? मुंड लोह, तीक्ष्ण लोह, कांत लोह। कांत पाषाण को तपाने से प्राप्त होने वाला सत्व स्वरूप लोह को कांत लोह कहते हैं। कांत लोह क्या होता है? जो हम कांत पाषाण को तपाने से जो हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? सत्व स्वरूप लोहे को कांत लोह कहते हैं। ठीक है, इसमें मुंड से तीक्ष्ण क्या होता है? मुंड से तीक्ष्ण, तीक्ष्ण से कांत श्रेष्ठ माना जाता है, अर्थात कांत लोह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, मुंड से तीक्ष्ण और तीक्ष्ण कांत अधिक गुण वाले होता है, अतः औषध निर्माण के लिए तीक्ष्ण कांत लोह का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मुंड लोह 3 प्रकार के होते हैं, तीक्ष्ण लोह 6 प्रकार के होते हैं और कांत लोह 5 प्रकार के होते हैं। मुंड लोह 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? मृदु, कुष्ठ और कंडार मुंड। ठीक है, इतने होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीक्ष्ण लोह 6 प्रकार के कौन से होते हैं? खर होता है, सार होता है, हिरनाल होता है, तारवत होता है, वाज्र तीक्ष्ण होता है और काल लोह तीक्ष्ण होता है। कांत लोह कौन से होते हैं? भ्रामक कांत लोह, चुंबक कांत लोह, क्रशर कांत लोह, द्रावक कांत लोह, रोमक कांत लोह। ठीक है, उसके बाद मुंड लोह भेद के लक्षण। तो मृदु मुंड लोह जो अग्नि में शीघ्र द्रवित हो, आघात से जो जल्दी टूटता फूटता ना हो एवं चिकना हो, वह उत्तम मुंड लोह होता है। क्या होता है? जो अग्नि में शीघ्र द्रवित हो, आघात में जो जल्दी टूटता फूटता ना हो और चिकना हो, वो उत्तम मुंड लोह है। ठीक है, कुष्ठ मुंड क्या है? जो कूटने फूटने पर कठिनता से फैलता हो उसे कुष्ठ मुंड लोह कहते हैं, ये मध्यम माना जाता है। कंडार लोह जो हथौड़े के आघात से आसानी से फट जाए, जिसका तुरंत फटा हुआ भाग कृष्ण वर्ण का लगता हो, उसे कंडार जाति का मुंड लोह कहते हैं। ठीक है, ये निष्कृष्ट माना जाता है। मुंड लोह के ये सभी भेद उसकी आघात वर्धनीय पर आधारित होते हैं। इसमें मिली अशुद्धियों के कारण 1200 डिग्री सेल्सियस पर द्रवित हो जाता है, इसी हेतु इसे द्रुत द्राव कहा गया है। पात्र आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। खर तीक्ष्ण लोह जो तीक्ष्ण लोह कठोर हो, जिसमें पोगर नहीं हो, जिसका तुरंत काटा ना हुआ भाग पारद के समान चमकदार हो और जो झुकाने पर टूट जाता हो, उसे खर जाति का तीक्ष्ण लोह कहते हैं। अच्छा, खर कौन सी उसका डिवीजन है?
खरा हमारा किसका है, तीक्ष्ण लोह से शुरू हो रहा है। खड़, सार और किसका, हिरनाल और तारावत, वाजिर और कालो। ठीक है, सार देखो तो सार लोह क्या होता है, वेग से पटकने पर जिसके धार टूट जाए, जिसमें पोंगर यानी कि सैचिक रचना का आभास होता है, वह सार जाति का तीक्ष्ण लोह होता है। वह पांडुवर्ण का भूमि से उत्पन्न होता है। हिरनाल कौन सा है, काले से सफेद वर्ण का होता है। इसमें चंबू बीज के सदृश सैत्रिक रचना विद्यमान रहती है, तोड़ने पर यह अत्यंत कठिन हो जाता है, इसे हिरनाल तीक्ष्ण लोह कहते हैं। तारावत तीक्ष्ण, तारावत तीक्ष्ण लोह का लक्षण उपलब्ध नहीं होते हैं। पोगर युक्त तीक्ष्ण लोह को तारावत तीक्ष्ण लोह कहते हैं, जिसमें पोगर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वाजिदिश तीक्ष्ण लोह का पोगर वज्र के समान कठोर अर्थात न टूटने वाला और चमकदार हो तथा घन सूक्ष्म रेखाओं से युक्त हो तथा जिसका रंग श्याम वर्ण का हो, उसे वाजिद तीक्ष्ण लोह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कालियात तीक्ष्ण लोह, जो तीक्ष्ण लोह नील कृष्ण का सांद्र, चिकना, भारी, चमकदार होता था, जिसकी धार से आघात भी न टूटा हो, उसे कालियांत तीक्ष्ण लोह कहते हैं। इनमें खड़ के से सार, देखो खड़ से सार, सार से हिलार, हिलार से तारावत, तारावत से वाजिर, वाजिर से काल लोह क्या होगा, अधिक श्रेष्ठ होगा। 100 गुना श्रेष्ठ होते चले जाएंगे ये एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद क्या गुणों में श्रेष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये सभी तीक्ष्ण लोह भेद अन्य लोहों की अपेक्षा गुणों में श्रेष्ठ होते हैं। फिर नेक्स्ट देखो पोगर। पोगर किसका है, पोगर देखो, पोगर अंग, छाया और वंग ये पोगर के पर्याय हैं। ठीक है, इसमें आया है पोगर, तो एक वर्ड है पोगर, तो क्या है, अंग, छाया और वंग। वंग, छाया और अंग तीनों क्या है, आपस में पर्याय हैं। लोहे के तोड़ने पर उसमें जो भंगुर या केश का कृत रचना दृष्टिगोचर होती है, उन रेखाओं को ही पोगर कहा जाता है। जो उसमें रेखाएं खिंच जाती हैं उसे तोड़ने पर, तो क्या होता है, वही रेखाएं क्या होती है, पोगार होती हैं। यह अंग का अर्थ है लोहे के कटे हुए स्वरूप। ठीक है, अंग का अर्थ समझ गए। छाया का अर्थ है उसके कटे स्थान की आभा या चमक का। वंग का तात्पर्य कटे हुए स्थान की स्रोतकता यानी कि रेशेदार फौलाद की परीक्षा इन तीनों लक्षणों से उपयोगिता होती है। तो पोगार से क्या होती है, इनकी परीक्षा हो जाती है अंग, वंग और किससे, अंग, वंग और उसके छाया से। ठीक है, उसके बाद क्या है, रस आवरण ने 3 प्रकार के तीक्ष्ण लोह कहे हैं। अब रस आवरण ने फिर, ठीक है, पीजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोहण, वाजर और चपाल्य तीक्ष्ण लोह को ही काल लोह भी कहते हैं। जो तीक्ष्ण लोह नीले और कृष्ण वर्ण का होता है, जो अत्यंत चिकना हो, जिससे सूक्ष्म धार तथा शस्त्र बनाए जाते हो, वह तीक्ष्ण लोह उत्तम होता है। चपालाय से यहाँ अग्नि विस्फुल के उत्पन्न करने वाला कह सकते हैं। तीक्ष्ण लोह की परीक्षा कैसे करेंगे, आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार कासीस और आंवला इन दोनों को पीस कर कल्क बना ले, इनका लेप तीक्ष्ण लोह करके उसे मांझ कर धो ले। ऐसा करने से पर यदि तीक्ष्ण लोह में दर्पण की तरह देखने वाला हो जाए तो वह अंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता हो तो उसे तीक्ष्ण लोह जानना चाहिए। भस्म निर्माण के लिए श्रेष्ठ होता है। नींबू अथवा इमली आदि अम्ल पदार्थों के सजाने पर लोहे के पृष्ठभाग पर यदि शिखर के सदस्य सूक्ष्म आकार दिखाई देता हो तो उसे सार जाति का तीक्ष्ण लोह समझना चाहिए। कांत लोह क्या होता है, चुंबकीय गुणों से युक्त लोहे का खनिज है, इसे मैग्नेटाइट आयरन कहते हैं। इसका रासायनिक संगठन है Fe3O4। लोहे के 3 परमाणु के साथ ऑक्सीजन के 4 परमाणु मिले होते हैं। इस पत्थर से निकालने गए लोहे को चुंबकीय गुण नहीं रहता है, यह सभी लोहे में श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट देखो, कांत लोह के भेदों के लक्षण क्या होते हैं। भ्रामक है, लोहे की छोटी छोटी वस्तु को कांत लोह के निकट जाने पर यदि वह घुमा देने पर अथवा चंचल कर देता हो तो उसे भ्रामक लोह कहते हैं। चुंबक क्या होता है, छोटे मोटे हल्के लोहे को पास ले जाने पर कांत लोह चुम लेता है, उसे चुंबक लोह कहते हैं। कर्षक लोह क्या होता है, जो लोहे को चूम ले तथा छोटे मोटे लोहे को खींच सकता हो, कर्षक लोह होता है। द्रावक कांत लोह क्या होता है, इस जाति का कांत लोह छोटे मोटे लोहे को टुकड़ों पर विकसित कर देता हो अथवा खींच कर लेता हो, उसे द्रावक कांत लोह कहते हैं। रोम कांत लोह क्या होता है, जिसे कांत लोह को तोड़ देने पर उसके कण उसमें रोए की भांति चिपक कर खड़े हो जाते हो, उसे रोमकांत लोह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, कांत लोह परीक्षा अथवा उत्तम कांत लोह के लक्षण।
ठीक है। तो कांतलों के जल से भरे पात्र में तेल की बूंद डालने पर नहीं फैलेगा, ठीक है। कांतलों के पात्र में हींग का लेप कर देने से हींग की गंध समाप्त हो जाएगी। नींब पत्र के कल के यदि कांतलों में पात्र कर दिया जाए तो नींब की तिक्तता समाप्त हो जाएगी। कांतलों के पात्र में जल को उबालने पर हींग की गंध देगा। कांतलों के पात्र को दूध में उबालने पर दूध की उफान शिखराकर होकर रह जाएगी, बाहर भूमि पर नहीं गिरेगी। सफेद चना यदि कांतलों में पात्र में धोया जाए तो वह काला पड़ जाएगा। लोहे के दोष क्या होते हैं? गुरुता यानी कि शरीर में भारीपन, जकड़न, उत्क्लेश, मिचली, ग्लानि, दाह, अश्मरी, शरीर में दुर्गंध निकलना, ये लोहे के 8 दोष हैं। इससे पहले आपने ताम्र पढ़े थे, ताम्र के भी 8 दोष थे, इसके भी 8 दोष हैं, ठीक है। अब इसका शोधन कैसे करोगे? अशुद्ध लोहे से निर्मित भस्म का सेवन अहितकर होता है। इसमें आयु, बल, वर्ण की नाश होता है, हृदय में पीड़ा होती है तथा शरीर में शिथिल होकर अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः शोधन पूर्वक लोहे का भस्म बनाना चाहिए। शुद्ध लोह सेवन करने से वात व्याधि, अपस्मार, गुल्म, शोथ, उदर रोग, कुष्ठ, मधुमेह, राजश्मा आदि रोग उत्पन्न होते हैं। अशुद्ध लोह के सेवन से हृदय में पीड़ा, अग्निमान तथा रोगी की मृत्यु को प्राप्त करता है। भस्म हेतु ग्राह, श्रेष्ठ लोह, शान आदि बढ़ाने के लिए तीक्ष्ण लोह का चूर्ण चुंबक के ग्रहण करना, जो शस्त्र निर्माण करने वाला लोहकार से प्राप्त किया जा सकता है। पुराना टूटा शस्त्र से भी रसकार्य के लिए उत्तम माना गया है। अथवा तीक्ष्ण लोहे के फलक को रेतवा कर उसका चूर्ण बना ले तथा उसका शोधन कर लें। जिस कारखानों में तलवार, चाकू, बंदूक की नाल आदि बनाए जाते हैं वहाँ के तीक्ष्ण चूर्ण प्राप्त करना चाहिए। लोह चूर्ण न मिलने पर तीक्ष्ण लोहों को पिटवाकर सूक्ष्म कटंक वेदी पत्र बनवाकर शोधन हेतु प्रयोग में लाएं। लोहे का शोधन। सामान्य शोधन। लोहे के कंटक वेदी पत्रों को रसपात्र कर प्रथम तेल, तक्र, गौमूत्र, अर्नाल एवं कुलतक क्वाथ में शाह 5 बार बुझाकर प्रयोग करें। उसमें लोहे की सामान्य शुद्धि होती है। अथवा कदलीफल मूल स्वरस में 7 बार लोहे की प्रतप्त कर बुझा लेने से उसकी उत्तम प्राप्त प्रकार से शुद्धि हो जाती है। मुंडादि सभी लोहे में से जिसका भी शोधन करना हो उसके पतले कंठवेदी पत्र लेकर शशक के रक्त में यानी कि खरगोश के रक्त में, अथवा यदि लोह चूर्ण रूप का हो तो शशक रक्त की भावना देकर तीव्र अग्नि से तपा लेने से लोहे के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को 3 बार करना चाहिए। लोहे का विशेष शोधन। 16 पल तेफरा को 8 गुने जल में पकाकर चतुर्थांश अवशिष्ट क्वाथ में 5 पल लोहे को तपाकर 7 बार बुझाने में लोहा विशेष रूप से शुद्ध हो जाता है। समुद्र लवण गाढ़े घोल का लोह पत्रों पर लेप करके उसे प्रतप्त कर त्रिफला क्वाथ में बुझा देने से इस प्रकार 7 बार कर लेने से लोहा शुद्ध हो जाता है। इमली पत्र स्वरस क्वाथ अथवा त्रिफला गौमूत्र में पकाकर चतुर्थांश अवशिष्ट क्वाथ में अनेक बार अथवा 7 बार तपाकर बुझा लेने से लोहा सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। व्यवहार में से इस प्रकार शोधित लोह को एक मिट्टी के घड़े में डालकर संपूर्ण लोहा अच्छी तरीके से भीग जाए इतना गौमूत्र डाल दें तथा घड़े के मुख को एक सकोरे यानी कि शराब से ढककर धूप में रख दें। गौमूत्र के सूख जाने पर और गौमूत्र डाल दें। इस प्रकार 1 मास गौमूत्र, 1 मास त्रिफला क्वाथ, 1 मास तक कुमारी स्वरस के साथ रख दें। ऐसा करने से लोहा चूर्ण सदृश हो जाता है, जिसे अच्छी प्रकार मर्दन कर कपड़े से छानकर भस्म निर्माण हेतु उपयोग में लाएं। लोहे का मारण। वैसे ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है लोहे की, इसलिए बहुत कम लोग करते होंगे, बट ये वाली जो इससे पहली है वो सब करते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, लोहे का मारण। शुद्ध लोहे का कपड़ा छन्न चूर्ण दिन भर गौमूत्र में मर्दन कर टिकिया बनाकर सुखाकर शराब संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि दे के पकाएं। इस प्रकार गौमूत्र में 3 बार, त्रिफला क्वाथ में 3 बार, ग्वार पाठा के रस में 3 बार पुनानवा में स्वरस में मर्दन कर गजपुट की अग्नि दे। 13वें पुट को लोहा चूर्ण का 12वां भाग शुद्ध हिंगुल मिलाकर अर्क छीर के भावना देकर अर्ध गजपुट की अग्नि दे। इसी प्रकार दे 2 पुट दे। इस प्रकार 15 पुट में लोहेत का उत्तम भस्म बन जाता है। त्रिफला में अष्टगुण गौमूत्र डालकर चतुर्थांश अवशिष्ट क्वाथ बनाएं। अब इस क्वाथ से शुद्ध कपड़ा चिन्ह लोह का 21 दिन तक मर्दन करें। तत्पश्चात इस चूर्ण को शराब संपुट में बंद करके गजपुट में फूंक दे। दूसरे दिन पुनः इसी गौमूत्र निमित्त त्रिफला क्वाथ के दिन भर भावना देकर रात्रि में पुट दें। इस प्रकार 21 पुट दे दें। इस विधि से तीनों प्रकार के लोहे का भस्म बन जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, तीक्ष्ण लोह को अनेक प्रकार प्रत्यत कर जल में बुझाकर सूक्ष्म चूर्ण बना लें। अब इसमें समान भाग शुद्ध पारस, शुद्ध गंधक
मिलाकर अच्छी प्रकार घोटकर शराब संपुट में बंद कर गजपुट में फूंक दे। पुनः समान भाग पारद गंधक की कंजली मिलाकर पुट दे। इस प्रकार 20 पुट देने से लोहे का सुंदर भस्म बन जाता है। 20-20 तोले शुद्ध हिंगुल तथा तीक्ष्ण लोहे का सूक्ष्म पतले। सर्वप्रथम स्त्री दुग्ध में हिंगुल को मर्दन का लेप सदृश बना तीक्ष्ण लोहे के पत्रों का उसका लेप कर शराब संपुट में बनाकर गजपुट की अग्नि में फूंक दे। ठंडा हो जाने पर निकालकर इसके लोह चूर्ण में पुनः 1 तोला शुद्ध हिंगुल मिलाकर त्रिफलाक्वाथ नींबू स्वरस तथा कांजी में भली प्रकार मर्दन कर टिकिया बनाकर शराब संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि दे। इस दूसरे पुट के समान 38 पुट और दे। इस प्रकार कुल 40 पुट देने से मुंड, तीक्ष्ण और कांति ये तीनों लोह भस्मीभूत हो जाते हैं। 20 तोला नेक्स्ट है 20 तोला शुद्ध लोहा चूर्ण में 1 तोला शुद्ध गंधक, 3 मास शुद्ध रस कपूर मिलाकर कुमारी के रस में 1 दिन मर्दन कर बना के शराब संपुट में बंद कर 10 प्रशस्त कंडों यानी कि उपलों की आंच पे पकाए। इसी प्रकार 4-4 पुट शुद्ध गंधक, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध सखिया और शुद्ध हड़ताल के योग देकर इस तरह कुल 16 पुट देकर उसमें संभाग बीरवटी मिलाकर 1 दिन खरल में अच्छी प्रकार मर्दन करे। फिर इस लोहे को कढ़ाई में चूल्हे पर चढ़ाकर मंद आंच पर बीर बहुत से जल जाने पर पाक करें। अब इसे खरल में अच्छी प्रकार पीस कर कपड़े से छानकर शीशी में भरकर प्रयोग हेतु रख ले। शुद्ध तीक्ष्ण लोहे के सूक्ष्म चूर्ण को श्वेत पुनर्नवा वासा पत्र स्वरस से मर्दन कर गजपुट की अग्नि देने से सिंदूर का भ्रम पैदा करे। ऐसा सिंदूर के समान रक्तवर्ण का भस्म बना लें। शुद्ध नेक्स्ट है शुद्ध लोह के सूक्ष्म चूर्ण को त्रिफलाक्वाथ में घोटकर फिर उसमें चतुर्थांश भाग भात में लाकर चक्रिका बना लें। इसमें सुखाकर शराब संपेट में बंद करके गजपुट की अग्नि में फूंक दें। इस विधि के 5 गजपुट की अग्नि देने से लाल वर्ण का सुंदर लोहे भस्म तैयार हो जाता है। शुद्ध लोहा चूर्ण के बराबर भाग शुद्ध गंधक लेकर दोनों को एकत्र घृत कुमारी के स्वरस भावित कर चक्रिका बनाकर सुखा लेने से शराब संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में फूंक दें। इस प्रकार कुल काल में ही लोहे का भस्म बन जाता है। शुद्ध कांति लोह को आंवले के स्वरस भावना देकर 100 गजपुट अग्नि देने से उत्तम भस्म बन जाता है। ये उत्तम रसायन एवं आयुर्वेदिक होता है। नेक्स्ट देखो स्वयं मणि अग्नि लोह भस्म। ठीक है, स्वयं अग्नि लोह भस्म देखो बहुत है अभी देख के मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। 1 भाग शुद्ध पारद एवं 2 भाग शुद्ध गंधक लेकर प्रथम अच्छी तरीके से उसकी कंजली बना लें। यह कंजली याद रखना स्वयं मलिंग लोह भस्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1 भाग क्या लिया पारद, 2 भाग गंधक लिया हमने, अच्छी तरीके से इनकी कंजली बना ली। अब इस कंजली के समान भाग तीक्ष्ण लोह चूर्ण मिलाकर घृत कुमारी स्वरस को 2 पहर तक अच्छी तरह मर्दन कर गोला बनाने। इस गोले को एरंड पत्र में लपेटकर अब एक कांसे के पात्र में रखें और इसे आधे पहर तक यानी कि आधा पैर कितना हुआ 1.5 आवर ठीक है तक तेज धूप में रखें। ठीक है, उसके बाद अब इस कांस्य पात्र को अन्न राशि में रखकर मतलब राशि का मतलब दूसरे पात्र में रखकर 3 दिन तक छोड़ दे। 3 दिन पश्चात कांस्य पात्र को निकालकर उसके अंदर से गोले को निकालकर खूब अच्छी तरह मर्दन कर कपड़ा छन रख लें। इस विधि से उत्तम भारतम भस्म प्राप्त होता है। इस विधि से कांत, तीक्ष्ण या मुंड इन तीनों प्रकार की लोहों का निरुद्र भस्म बन जाता है। स्वर्ण आदि समस्त धातुओं का इस विधि से भस्म बनाया जा सकता है। इसे सिद्धि द्वारा निर्दिष्ट सिद्धियोग कहा जाता है। इसे ही स्वयं अंगुली लोह भस्म कहा जाता है। त्रिविध लोहपाक, भानुपाक, स्थालीपाक और पुटपाक। लोहे पाक कितनी प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो क्या है त्रिविध, तो इम्पोर्टेंट है ये भी याद रखना। त्रिविध लोहपाक क्या है? भानुपाक, स्थालीपाक, पुटपाक। सामान्य रूप से लोहे का मारण करने के लिए प्रथम शोधन एवं तत्पश्चात उसका मारण किया जाता है। ठीक है, मारण की अनेक विधियां विभिन्न ग्रंथों में वर्णित है, किंतु व्यवहार में इसका लोह भस्म निर्माण की प्रक्रिया को 3 उपक्रमों में विभक्त किया जाता है। यह विधि रसेंद्र सार द्वारा निर्दिष्ट है। ठीक है, याद रखना किसके द्वारा निर्दिष्ट है? ये रसेंद्र सार द्वारा निर्दिष्ट है। फिर देखो लोहे के प्रकरण में ये विशेष महत्व का माना जाता है। ये भी याद रखना ये लोहे के प्रकरण में क्या विशिष्ट महत्व का माना जाता है। इसे लोहे का त्रिविध पाक भी कहते हैं। शोधन के पश्चात प्रथम भानुपाक, फिर स्थालीपाक, फिर पुटपाक के लिए वनस्पतिक ठीक है
करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, पुटपाक के लिए हम वनस्पतियों के कुछ गण भी बतलाए गए हैं जिन्हें हम मारण की सुविधा तथा रोग दोष शमक की दृष्टि से ले सकते हैं। सर्वसाधारण लोह की सुविधा पूर्वक मारण के लिए त्रिफला आदि की औषधियाँ, वात विकारों की चिकित्सा हेतु यदि लोह भस्म का प्रयोग करना हो तो एरंडादि गण के द्रव्यों को और पित्त विकारों की शांति के लिए कृतादि गण तथा श्लेष्म विकारों की चिकित्सा के लिए शंग वेदाद्रि गण। याद रखना, त्रिफला आदि गण की औषधियों से क्या वात विकारों की चिकित्सा, लोह भस्म का प्रयोग करना हो तो एरंडादि गण के द्रव्यों, पित्त विकारों की शांति के लिए कृतादि गण तथा शेष विकारों की शांति के लिए श्रृंग बेरादि गण के द्रव्यों का मारण करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से, सर्वसाधारण लोह के सुविधा मारण के लिए पहले त्रिफलादि गण किसका है, वात विकारों की चिकित्सा के लिए पित्त के क्या है, त्रिफला गण किसके लिए, साधारण के लिए, वात विकारों के लिए है एरंडादि, पित्त विकारों के लिए है कृतादि और क्या है, श्रृंगवेदादि कफ के लिए है। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार कुछ अन्य निर्दिष्ट है, गोक्षुर आदि गण, पटोल आदि गण, किंशुक आदि गण, शतवारे आदि गण। ठीक है, औषधियों की उपयोगिता के आधार पर इन गणों का चयन किया जाता है। त्रिविध पाक क्रम, त्रिविध पाक के क्रम से प्रथम भानुपाक, फिर स्थालीपाक और अंत में पुटपाक करने से निरुद्ध लोह भस्म प्राप्त हो जाती है जो यथोक्त फलों को देने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भानुपाक होता क्या है। अब हम इन तीनों पाक का डिफाइन करेंगे, इनका डिफरेंस भी आ जाता है। तो भानुपाक कैसे होता है, त्रिफलादि क्वाथ के साथ लोह चूर्ण को तीव्र धूप में सुखा लेते हैं, इसलिए इसे भानुपाक कहते हैं। शोधित लोहे के सूक्ष्म पत्र अथवा चूर्ण को लोहे के ओखल में लोह मूसल से कूटकर बारीक चूर्ण कर लेते हैं। इस चूर्ण के अनेक बार जल अथवा त्रिफलादि क्वाथ धोकर स्वच्छ कर लेते हैं। अब इस लोहे चूर्ण को त्रिफला क्वाथ मिलाकर किसी द्रोणाकार खरल में रखकर तीव्र धूप में रख देते हैं। अब त्रिफला क्वाथ सूख जाए तो पुनः उसमें त्रिफला क्वाथ डाल दें। अब इस प्रकार इस विधि को 3 अथवा 7 बार दोहराने से भानुपाक हो जाता है। भानुपाक के लिए लोहा चूर्ण के समान भाग त्रिफला लेकर उसमें 2 गुण जल डालकर चतुर्थांश अवशिष्ट क्वाथ छान कर ले लो। चूर्ण का धूप से पाक करने से उसमें भानुपाक कहते हैं। नेक्स्ट देखो स्थालीपाक क्या होता है। भानुपाक से प्राप्त लोह चूर्ण को त्रिफला क्वाथ के साथ एक स्थाली में रखकर तीव्र अग्नि पर पकाकर सुखा लेने को स्थालीपाक कहते हैं। इस विधि को लोह चूर्ण को 3 गुना त्रिफला देकर 16 गुना जल में पाक करके अष्टमांश क्वाथ शेष रहने से इसे छानकर स्थालीपाक के लिए त्रिफला क्वाथ के अंतर्गत अतिरिक्त लोह चूर्ण को शतावरी, भृंगराज, हरितकर्ण, पलाशमूल, स्वरस आदि द्रव्यों को स्वरस या क्वाथ लोह चूर्ण के समान भाग में लेकर इसके साथ स्थालीपाक किया जाता है। इसके अंतर्गत अतिरिक्त जिस दोष विशेष का शमन करने के लिए लोह भस्म का प्रयोग न करना हो उस दोष की शामक औषधि के स्वरस अथवा क्वाथ के साथ भी लोहे का स्थालीपाक किया जा सकता है। यदि द्रव्य का स्वरस न मिले सके तो औषध के द्रव्य का मृदुत्व, मध्यत्व या कठिनता को ध्यान में रखकर यथा अनुक्रम चतुर्गुण, अष्टगुण या शोधगुण जल मिलाकर लोहे के चूर्ण के बराबर काष्ठ अवशिष्ट रखे स्थालीपाक के लिए उपयोग में ले। पुटपाक क्या होता है, सबको पता है। स्थालीपाक के बाद लोहा चूर्ण को विविध औषधियों के स्वरस के एवं क्वाथ में मर्दन कर सुखा लेने से शराब संपुट में बंद करके पुट देने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पुटपाक कहते हैं। स्थालीपाक द्वारा अच्छी प्रकार पाक किए हुए लोहे चूर्ण को प्रथम अच्छी प्रकार में अच्छी तरह से धोकर सुखा लेते हैं। तत्पश्चात इस चूर्ण को खरल में डालकर अपेक्षित तदर दोषहर औषधियों के स्वरस या क्वाथ में घोटकर चक्रिका बनाकर सुखाकर शराब संपुट में बंद करके गजपुट की अग्नि देने से पुटपाक करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, भिन्न भिन्न औषधियों के स्वरस या क्वाथ भावना देने से ठीक ठीक भस्म बनाने के लिए होने तक पुटपाक करें। पुट देने से लोहे के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं, उसमें अनेक गुणों की उत्पत्ति हो जाती है और लोहे को सुंदर भस्म बना देता है। एक बार पुट देकर बनाया गया लोह रसकर्म के लिए उपयुक्त माना जाता है। 10 से 100 पुट दिया गया लोह भस्म रोगों को दूर करने तथा 100 से 1000 पुट दिए जाने पर रसायन बाजीकरण के लिए उपयोग में माना जाता है। पुटों में इसमें उपरोक्त
वृद्धि हो जाती है। फिर देखो लोह मारण के संबंध में विशेष व्यक्त क्या है, लोह भस्म का जिस जिस रोगों को नष्ट करने के लिए उपयुक्त भस्म बनाओ, उन रोगों को नष्ट करने वाली औषधियाँ जहाँ तक मिल सकती हैं उन्हें लेकर उसी के साथ लोहे का मर्दन कर पुटपाक करना चाहिए। यदि ततत रोगनाशक औषधि वनस्पतियाँ उपलब्धि न हो सके तो केवल त्रिफला क्वाथ में 100 अथवा 1000 पुट दी गई लोह भस्म ही सर्वप्रथम काम में ला सकते हैं। लोह नित्य अनुरत किसी भी विधि द्वारा मारित लोह भस्म में समान भाग शुद्ध गंधक गौघृत मिलाकर कुमारी स्वरस से मर्दन कर चूर्ण रूप का बनाकर शराब संपुट में रख बंद कर गजपुट की अग्नि में फूंक दे। इस प्रकार एक गजपुट देने से लोहे की भस्म निवृत्त हो जाती है, मतलब उसका असर खत्म हो जाता है। निरुकृत लोह भस्म का परीक्षण, लोह भस्म में मित्र पंचक यानी कि घृत, मित्र पंचक के इंग्रेडिएंट क्या है, घृत है, मधु है, गुगलू है, गुंजा है और टंकड़ के साथ क्या करेंगे हम घोटकर गजपुट की अग्नि में फूंक दें। यदि भस्म में कोई भी लोह का स्थूल कण नहीं बनता हो तो भस्म को निरुद्ध जाने, और यदि पुट देने पर भस्म में कोई लोह की पिंड सदृश खंड वो तो भस्म ठीक नहीं बना है ऐसा समझना चाहिए। मित्र पंचक की सम्मिलित मात्रा लोह भस्म के बराबर होनी चाहिए। निरुद्धीकरण की परीक्षा का उद्देश्य भस्म में अवशिष्ट अमारित लोहाकांश को देखना है। क्या है निरुद्धीकरण की परीक्षा का उद्देश्य कि उसमें कहीं पे कोई फ्री मेटल तो नहीं है। ऐसा धारणा है कि धातुओं से निर्मित भस्म में फ्री मेटल अवशिष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि संपूर्ण क्या होना चाहिए, धातुअंश नष्ट हो जाना चाहिए, भस्म में परिवर्तित हो जाना चाहिए। यदि धातुअंश रह गया तो इसका मतलब जो है वो क्या है, भस्म संपूर्ण रूप से नहीं बनी और उसमें क्या है विष दुष्ट प्रभाव शरीर को हमारे अफेक्ट करेगी। ठीक है। अमारित लोह भस्म सेवन के दोष क्या है, अपक्व लोह भस्म जीवन को नष्ट करने वाला, मृत्युकर होता है और शरीर में शूल यानी कि वेदना पैदा करने वाला होता है। यह शरीर की कांति का नाश करने वाला और उसको क्या हृदय पीड़ा उत्पन्न करने वाला। उत्तम लोह का भस्म कैसा आता है, तीक्ष्ण लोह का भस्म वर्ण पक्व जम्बू सदृश कहा गया है। भस्म के अन्य लक्षण क्या है, वारितर है, रेखापूर्ण है, निश्चंद है, अपूर्ण भव है, निरुद्ध लघुता है, सूक्ष्मता है, शल्यता है, मृदुता है, स्वाधीनता है, अमावी आदि लक्षण ये क्या है, संयुक्त लोह भस्म उत्तम होती है। अब लोहा भस्म की विविध वर्ण, ठीक है, वर्ण देखो क्या है, पक्व जम्बू फल का वर्ण क्या होता है, ये प्राहा रक्त वर्ण कृष्ण वर्ण का मिश्रित होता है और यह वर्ण विशेष का रूप में कांत लोह के भस्म में होता है। रक्त वर्ण लाल वर्ण लोह भस्म का लाल वर्ण और लोह क्या होता है, ऑक्साइड बनने के कारण होता है क्योंकि लगभग सभी आयरन ऑक्साइड लाल वर्ण के होते हैं। ठीक है। ग्रह धूम सदृश कृष्ण वर्ण, यह वर्ण स्वयं अग्नि लोह भस्म में देखा जाता है। इस भस्म का निर्माण प्रक्रिया में कम अग्नि मिलने के कारण ऑक्सीजन का सहयोग अल्पयोग होता है। पारद गंधक की कंजली के कृष्ण वर्ण के कारण भस्म का वर्ण कृष्ण वर्ण का होता है। लोहे का परस्पर गुणकारिता मंडूर से 10 गुना, मंडू लोह मुंड से 100 गुना तीक्ष्ण लोह और तीक्ष्ण से लाखों गुना कांत लोह सेवन में अत्यधिक गुणकारी होता है। लोह भस्म के गुण या रस्म कैसी होती है, तिक्त होती है, मधुर होती है, कषाय वीर में शीत तथा गुणों को सर्ग गुरु और एवं लुक्ष होती है। कर्म में ये केवल लेखन बल वृक्ष आयुष्य वायव्य वर्ण मेध चक्षुष योगवाही रक्तवर्धक और शोधक बाजीकरण वीर्यवादी पुत्रप्रद है। यह अत्यंत गुणकारी श्रेष्ठतम रसायन कामोद्दीपक तथा बलकारक कहा गया है। लोह भस्म में बढ़ाकर दूसरा कोई श्रेष्ठतम रसायन नहीं है। त्रिदोष नाशक होता है। रोगों में शोथ शूल अर्श पांडु कामला क्रमिशोष प्लीहा मेद्रो कुष्ठ जरा व्याधि रक्तज गुल्म इत्यादि और क्या मृत्यु को नष्ट करता है। ठीक है। बहुत सारे रोग दे रखे तो इन सबको नष्ट करता है। ठीक है। और जो हाथ पैरों के या जो हमारे कौन से पित्त के विकार होते हैं वो लोहे की भस्म को खाने से जल्दी क्या हो जाते हैं, शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। मुंड लोह भस्म तिक्त कषायरस मधुर वीर शीत गुण में गुरु और रूक्ष कर्म में अग्निदीपक कोशकर भस्म के गुण कर्म बता रही हूँ ये मैं। तिक्त कषाय मुंड लोह के भस्म के गुण कर्म क्या है, मुंड लोह की जो भस्म होती है वो कैसी होती है, तिक्त होती है, कषाय होती है, मधुर होती है, वीर में शीत होती है, गुरु और रूक्ष गुण में होती है। ठीक है। अग्निदीपक
होती है, कुष्ठ शुद्धिकर होती है, रक्तवर्धक होती है, कफवातर होते हैं। व्यक्तियों को शूल, अर्श, प्रमेह, कामला, पांडु, गुल्म, आम्बत, उदर रोग, शोफ, दाह, आमशूल, आम कफ, शोथ, कुष्ठ और रक्तज रोगों को नष्ट करने वाला होता है। तीक्ष्ण लोह भस्म क्या होता है? तीक्ष्ण लोह खर, तीक्ष्ण लोह कैसा होता है? तिक्त, वीर में शीत, उष्ण, शीत और उष्ण होती है, विपाक में मधुर तथा गुण में रूक्ष होती है। कर्म में दीपन, रसायन, बल, कफ पित्तकर होती है। व्याधि में सद्य, शूलहर, युक्ति, द्वाकर, प्रीहा रोग, उदर रोग, पांडु, क्षय, कुष्ठ, जरा रोग, जन्य, अर्श, प्रमेह, आमवात, मेदरोग नाशक होती है। सारथी तीक्ष्ण लोह क्या होती है? रक्त में तिक्त होती है, कषाय, वीर में शीत तथा गुड़ में गुरु एवं रूक्ष होती है, पित्त का नाश करती है। व्याधियों को शद्री, पीनस, श्वास, कास, ग्रहणी, अतिसार, अर्धवात, सर्वगवात और परिणाम शूल नाशक है। ठीक है। कांत लोह की भस्म के क्या गुण है? रस में तिक्त होती है, गुड़ में स्निग्ध होती है और वीर में कैसी होगी? शीत होगी। ठीक है। कर्म में बल, वीरवर्धक, शरीरवर्धक होती है, अग्निवर्धक होती है, रसायन दोषित है, वृक्ष होती है, ओजोवर्धक होती है, तेजोवर्धक, दृष्टिवर्धक, कांतिलो और समग्र रोहर होती है, त्रिदोष नाशक होती है। व्याधियों में शोफ, पांडु, कामला, हलीमक, जरा रोग, क्षय, 18 प्रकार के कुष्ठ और क्या का नाश करती है। ठीक है। लोह भस्म की मात्रा कितनी होती है? 1/4 रत्ती से प्रारंभ होकर 2 रत्ती तक होती है। लोह भस्म का अनुपान क्या है? त्रिफला एवं मधु के साथ सभी रोगों को में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त घी, मक्खन, दूध, शिलाजतु, तदोदर औषधियों के स्वरस स्वाद के चूर्ण के साथ लेना चाहिए। लोह भस्म सेवन काल में अपत क्या है? कुष्मांड, तिलतेल, माई, राई, मध्य, अम्ल द्रव्य, मसूर के लोह सेवन में अपथ्य माना गया आता है, इसका त्याग करना चाहिए। लोह भस्म सेवन से उत्पन्न विकारों के लिए अगस्त भावित विडंग का अगस्त स्वरस के साथ सेवन करना चाहिए। ठीक है। ये क्या थी? लोह भस्म सेवन से उत्पन्न विकारों की शांति कैसे होगी? अगर लोह भस्म सेवन से उत्पन्न विकारों में हम क्या लेंगे? अगस्त भावित विडंग का अगस्त स्वरस के साथ सेवन कराना चाहिए। लोह भस्म के प्रमुख योग क्या है? चंद्रप्रभा वटी है, आरोग्यवर्धनी वटी है, धात्री लोह है, नव्यास लोह है, सत्ता अमृत है, नयामृत है, पदार्थ लोह है, पुट्ट, पक्व, विष, ज्वरांत्र लोह है, यकृत प्लीहा लोह है, लोह परपटी है और लोहा सब आदि है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मंडूर। मंडूर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत लंबी वीडियो जाएगी वरना। ठीक है। तो अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू।